संघ राज्य वित्तीय संबंध है। अनुच्छेद 264 से 281 के बीच वित्त का जो हस्तांतरण है उसको लेकर यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। तो इसका उद्देश्य यह कहा जाएगा कि संघ राज्य और राज्य वित्तीय संतुलन बनाना। वित्तीय संतुलन में हो गया राजस्व है, अनुदान है, ऋण है आदि, और इसके जरिए हम राजकोषीय संघवाद या फिस्कल फेडरलिज्म की स्थापना की जाती है कि संघ और राज्य के बीच या दो राज्यों के बीच वित्त के हस्तांतरण में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो और वित्तीय संतुलन बना हो, जिसको हम कहेंगे राजकोषीय संघवाद। अगर ये राजकोषीय संघवाद बन जाता है तो इससे हम सहकारी संघवाद की स्थापना कर सकते हैं। तो वित्तीय संबंधों का उद्देश्य राजकोषीय संघवाद के जरिए भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना करना है। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरा कि एक तरफ दो भागों में बांट सकते हैं इसको। एक को कहते हैं कि जो हमने कर आरोपित किया है वह, और हम उसको रखेंगे कहाँ, वो खाते कौन से हैं, अकाउंट कौन सा है। और दूसरी तरफ कि हम संघ और राज्य के बीच राजस्व की साझेदारी कैसे करेंगे। तो दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। एक है करारोपण तथा विभिन्न खाते, वेरियस अकाउंट्स, और दूसरा है राजस्व की साझेदारी। 264 तो सिग्निफिकेंट अनुच्छेद नहीं है, इसमें 3 अनुच्छेद हैं आपको ध्यान में रखने हैं। एक है अनुच्छेद 265, दूसरा है 266 और तीसरा है अनुच्छेद 267। और इसमें अनुच्छेद 268 से लेकर 281 तक इसमें वो शामिल है। तो इस तरीके से हम वित्तीय संबंधों की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बात यह करनी है कि टैक्स क्या होता है और किस तरीके से आरोपित होता है टैक्स, और उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो अनुच्छेद 265 की बात कर रहे हैं। करारोपण है, टैक्सेशन। अनुच्छेद 265 यह लिखता है कि विधि के प्राधिकार के तहत ही कर आरोपित और संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कि टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड ओनली थ्रू अथॉरिटी ऑफ लॉ। विधि के प्राधिकार से ही हम कर आरोपित भी कर सकते हैं और उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो विधि के प्राधिकार का अर्थ क्या हुआ। तहत ही कर आरोपित और संग्रहित किया जाएगा। अब विधि के प्राधिकार का अर्थ क्या है। भारत में विधि का प्राधिकार संसद और राज्य विधानमंडल को प्राप्त है तथा दोनों क्रमशः संघ तथा
राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ही विधि के तहत कर आरोपित तथा संग्रहित किया जाएगा। इसका एक और अर्थ है, अतः कार्यपालिका के आदेशों या अध्यादेशों से करारोपण या संग्रहण नहीं किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो या ऑर्डिनेंस हो, उसके द्वारा हम कर न तो कर लगा सकते हैं और न ही कर संग्रहित कर सकते हैं। यह कर से 265 के तहत यह बात कही जा रही है। अब कर आरोपण का उद्देश्य क्या है और कर क्या होता है, वह हमें समझने की जरूरत है। राष्ट्र के वित्तीय बोझ का एक अंश जिसका भुगतान अनिवार्य है, तो इसके जो प्रमुख अभिलक्षण हैं वो दो हैं। एक वैधानिकता और दूसरी अनिवार्यता। मतलब हो गया कि कर भुगतान करना अनिवार्य है और उसके लिए विधि का प्राधिकार होना चाहिए या विधायिका या व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई विधि होनी चाहिए। तो उसका एक गुण वैधानिकता है, लेजिटिमेसी है और लीगैलिटी है, और दूसरा गुण है उसका कंपल्सरिटी है, मतलब अनिवार्यता है। उसका भुगतान करना अनिवार्य है और वह वैधानिक रूप से हमारे ऊपर बाध्यकारी है, यह कहा जाएगा कर। अब इससे मिलते जुलते दो शब्द हैं, एक को कहते हैं शुल्क, ड्यूटी, कहा जाएगा पूर्व निर्धारित दर पर किसी सुविधा या सेवा के लिए किया गया भुगतान, जैसे सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी देनी है, नहीं करते तो नहीं देनी है। इसमें आयकर हो गया, इनकम टैक्स, निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स है। तो एक हो गया कर, एक है शुल्क। अब तीसरा है, उसको कहते हैं फीस। किसी सेवा या सुविधा के बदले किया गया भुगतान जिसकी दर पूर्व निर्धारित नहीं होती। अगर दर पूर्व निर्धारित नहीं है तो फीस है, और अगर पूर्व निर्धारित दर पर किसी सेवा या सुविधा के लिए भुगतान किया गया है तो वह शुल्क है। तो तीन तरह की बात हो गई। तो अनुच्छेद 265 कर की बात करता है, शुल्क और फीस की बात नहीं करता।
अब इसके बाद हमें ध्यान यह रखना है कि भारत में करारोपण के उद्देश्य क्या है। करारोपण क्यों किया जाएगा? तो इससे राजस्व प्राप्तियां होती हैं और इससे सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। तो हमारे यहां कर आरोपण का जो उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य, वह सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, न कि केवल राजस्व में वृद्धि। अब इसके बाद यह तो कर आरोपण हो गया। अब तो 3 अनुच्छेद थे यहां, अभी हमने बात की है। यहां देखें, करारोपण और विभिन्न प्रकार के खाते, इसकी चर्चा कर ली हमने। 2 जो खाते हैं उन पर बात करेंगे, उसके बाद राजस्व की साझेदारी पर बात की जाएगी। संचित निधि है कंसोलिडेटेड फंड, और 266(2) में लोक खाता है। पब्लिक अकाउंट है। 266 यह कह रहा है कि जो कर है, कर से जो राजस्व प्राप्त होता है, वह जो शुल्क से प्राप्त होता है, वह सभी प्रकार के राजस्व। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो राशि प्राप्त होती है गैर कर राजस्व के रूप में, वह। इसके साथ साथ जो ऋण प्राप्त किया है सरकार ने, वह। अगर हमने ऋण दिया था, उसके बदले हमें ब्याज भुगतान हुआ है या मूलधन वापस हुआ है, वह। इस तरीके से जितनी भी राशियां उसके पास प्राप्त होती हैं, वो सब संचित निधि का भाग बन जाएंगी। तो हमारे लिए यह ध्यान रखना है, पीटी का प्रश्न भी है कि संचित निधि में कहां कहां से राशियां आती हैं। कर राजस्व, गैर कर राजस्व, के रूप में प्राप्त राशियां। दूसरा, ऋण के भुगतान के रूप में प्राप्त राशियां। ब्याज भुगतान के रूप में प्राप्त राशियां, और ऋण के रूप में प्राप्त राशि। अगर राज्य सरकार ने ऋण लिया है, तो वह ऋण के रूप में जो राशि प्राप्त होगी, वह भी होगी, और अगर ऋण दिया था उसका भुगतान हो गया है, तो वह राशि आएगी। अगर ब्याज भुगतान हुआ है, तो वह राशि आएगी। अब यहां पर ध्यान यह रखना है कि 2 बातें इसमें ध्यान में रखनी है कि संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में चर्चा की जा सकती है, लेकिन मतदान नहीं कराया जा सकता। पहली बात यह आपको याद रखनी, और दूसरी याद रखनी है कि संचित निधि से सरकार द्वारा धन निकासी के लिए संसद की
अनुमति पूर्व स्वीकृति अनिवार्य। इसलिए हमने पढ़ा है कि जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता अनुच्छेद 114 के तहत, तब तक सरकार को संचित निधि से धन निकासी का अधिकार नहीं मिलता। यह ध्यान रखना है आपको कि इट हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट। बिना ऑथराइजेशन के हम धन निकासी नहीं कर सकते। यही स्थिति राज्य के लिए भी है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक संचित निधि होगी, संघ के लिए भी संचित निधि है और प्रत्येक राज्य के लिए भी संचित निधि है। उसी तरीके से उससे विधायिका की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है राज्य के स्तर पर भी, तभी हम धन निकासी कर सकते हैं।